हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो चालू करते हैं भाई। ये वीडियो बीए प्रोग्राम हो चाहे आपका बीकॉम प्रोग्राम हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। चाहे आपका सेमेस्टर 1 हो चाहे आप सेमेस्टर 2 में हो, आपके लिए वीडियो काम आएगी। इकोनॉमिक्स की वीडियो है स्पेशल। हाँ जी, केवल उनके लिए है जो कि मिल वाले सब्जेक्ट हैं। अगर आपकी कंपलसरी वाली इकोनॉमिक्स है तो फिर उसकी बुक्स वीडियोस जो है वो बाद में डाली जाएंगी। अभी केवल जो वीडियो डल रही हैं वो केवल उनके लिए जिनकी मिल वाली इकोनॉमिक्स है। सिंपल बात है। तो चालू करते हैं। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का 1 और हम चैप्टर नंबर आ चुके हैं 8 पे, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यानी कि इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं इसको, अनाधिमान वक्र। अनाधिमान वक्र, सिंपल बात है। आपने बचपन में 11वीं के अंदर 12वीं के अंदर पक्की बात है ये पढ़ा होगा कंसेप्ट इंडिफरेंस कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हाँ जी, अब ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व, इसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसकी खासियत क्या है, सोचो ये मान लो आप, ये एक गली है, ठीक है, ये क्या है, एक गली है। इसमें बहुत सारी दुकानें ये दिख रही हैं, बहुत सारी पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारी दुकानें। अब मैं आपसे कहता हूं आप जाइए और किसी भी दुकान से एक एलपेनलीबे की टॉफी ले आइए। समझ में आया? आपको जाना है किसी भी दुकान पे और आपको लेके आनी है एक एलपेनलीबे की टॉफी। सिंपल है, किसी भी दुकान से, और आप किसी भी दुकान से ले आओ। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि आपको ना सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी दुकान से लगा, मतलब वो जो टॉफी है कौन सी दुकान से लाने पे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आप क्या बोलोगे, भैया सारी दुकान वाले एलपेनलीबे ही दे रहे हैं, मतलब सबका जो टेस्ट है टॉफियों का वो क्या है, सेम है, इस वजह से हमको सारी ही बराबर लगी हैं। सिंपल बात है। वैसे ही काम करता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो अपने हर एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको, कंज्यूमर को। आसान है। हाँ जी, तो इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, उन सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने हर एक पॉइंट पे। सिंपल बात है। हाँ जी, और इसी तरीके से डेफिनेशन मैंने बना दी, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के, which gives same level of satisfaction, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसके, मतलब किसको, अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को। सिंपल बात है। तो इंडिफरेंस कर्व इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which gives या फिर which provides same level of satisfaction to its consumer। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अगर बात करें इसकी टेबल की, तो टेबल कैसे बनेगी, तो भाई देखना ये कंसेप्ट जो है ना पीपीसी जैसा ही है, बिल्कुल लगभग पीपीसी जैसा है, मगर उसके बारे में जब हम वो पढ़ते हैं पीपीसी के बारे में तो वो बात होती है प्रोड्यूसर के बारे में। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में बात होगी कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, तो कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं एक कंज्यूमर, जैसे मैं ही मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, मैं खाना खा रहा था, ठीक है, मैं गुड से वाई खाता हूँ और एक गुड एक्स खाता हूँ। गुड वाई मतलब मैं मान लो मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ और गुड वाई मान लो मैं पानी कितना पी रहा हूँ। तो शुरुआत में मैं 10 रोटी खा रहा था लेकिन पानी 1 गिलास पी रहा था बस। सिंपल है। हाँ जी, मैं शुरुआत में 10 रोटी खा रहा था और पानी कितना पी रहा था, 1 गिलास। अब जाहिर सी बात है मेरे को प्यास लगेगी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी पानी चाहिए, बहुत तेजी से प्यास लग रही है। मम्मी कहने लगी डांगर की तरह खाता जाता है, थोड़ी रोटी खाना कम कर देते तो प्यास भी कम लगेगी। मैंने बोला ठीक है, मैंने 4 रोटी खाना कम कर दिया। अब मैं कितनी रोटी खाने लग गया, 6 रोटी। और मैं मम्मी से बोलने लगा 1 गिलास पानी दे दो क्योंकि मैंने रोटी खाना कम कर दिया। तो मम्मी ने 1 गिलास पानी दे दिया, यानी कि अब मैं 6 रोटी खा रहा हूँ और 2 गिलास पानी पी रहा हूँ। सिंपल बात है। हाँ जी, लेकिन मेरे को प्यास अभी भी लगी और तो मैं मम्मी ने फिर दोबारा बोला रोटी खाना कम कर दे। फिर दोबारा मैंने और कम कर दी। मैंने पहले 4 कम करी थी, अब कितनी कम कर दी, 3 कम कर दी। तो अब कितनी लगी रोटियां, 3। और मेरे को 1 गिलास पानी और मिल गया, यानी कि मेरे को कितनी मिल गया, 3 गिलास पानी। यानी मैं 3 रोटियां खा रहा हूँ और कितने गिलास पानी पी रहा हूँ, केवल 1 गिलास पानी पी रहा हूँ, सॉरी 3 गिलास पानी पी रहा हूँ। आसान है। हाँ जी, लेकिन अब थोड़ा ऐसा था कि भाई इमेज की बात आ गई कि भाई मेरे को ऐसे क्यों बोल रही है कि इतना ज्यादा खाना खाता है। मैंने सोचा थोड़ा और बोलता हूँ कि मेरे को प्यास और ज्यादा लग रही है। मैंने बोला मम्मी मेरे को और प्यास लग रही है, मेरे को 4था गिलास पानी भी चाहिए। मम्मी कहने लगे खाना और कम कर दे। तो मैंने 2 और कम कर दिया खाना, यानी कि अब कितनी रोटी खा रहा हूँ, केवल 1 रोटी खा रहा हूँ और पानी कितना पी रहा हूँ, 4 गिलास पानी पी रहा हूँ। सिंपल बात है। हाँ, इसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को अभी भी प्यास लग रही है, नहीं मेरे को 5 गिलास पानी पिए, लेकिन मम्मी क्या बोलेगी आगे से, रोटी खाना कम कर दे। और रोटी खाना कम कर दिया तो रोटी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिना रोटी खाए जिंदा रह सकता हूँ, नहीं रह सकता भाई। तो यहाँ पे मैं बोल ही नहीं सकता कि आगे मेरे को करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा आईसी कर्व बनेगा उसकी टेबल जो बनेगी वो यहीं पे खत्म हो जाती है। सिंपल बात है। यानी एक चीज का भी कंजम्पशन में 0 नहीं कर सकता, ना मैं इसको 0 करना चाहूंगा या ना ही मैं इसको 0 करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अगर किसी चीज का कंजम्पशन 0 कर देता है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी होता है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो आप किसी भी चीज का कंजम्पशन 0 नहीं कर सकते हो और इसी को बोलते हैं आईसी कर्व की टेबल। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर अब बात आती है आईसी कर्व की फीचर्स की। आईसी कर्व की कुछ खासियत होती है, उन खासियत के बारे में जानते हैं। तो आईसी कर्व की खासियत क्या है, ये रही उसकी फीचर, जिसको प्रॉपर्टीज के नाम से भी जाना जाता है। गिनती की 5 खासियत है, आपको 5 की 5 याद करनी है। पहला कंसेप्ट आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपने आईसी कर्व को ध्यान से देखा होगा, ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है।
सिंपल बात है। जैसे पीपीसी था, पीपीसी वाले आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके वहां पे वीडियो देख सकते हो आराम से। हाँ जी, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का पहला कंसेप्ट आता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपने देखा होगा, जो पीपीसी था, पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था, और उस टाइम पे मैंने लिखा हुआ आया था क्योंकि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक प्रोड्यूसर को दूसरी चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, इसलिए पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल बात है। हाँ जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी कर्व क्यों होता है, क्योंकि एक कंज्यूमर को, वहां पे प्रोड्यूसर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंज्यूमर। ड्यू टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी ए कंज्यूमर हैव टू डिक्रीज द अनदर। हाँ जी, एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किसी कंज्यूमर को दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। समझ में? हाँ जी, इसी वजह से जो आईसी कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट पे हूँ तो मैं इतना कंजम्पशन कर रहा हूँ, इतना वाई का और इतना एक्स का कर रहा हूँ। अगर मैं को एक्स बढ़ाना है तो वाई का क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। भैया ऐसा क्यों होता है कि एक्स का बढ़ाने के लिए वाई का घटाना पड़ता है? हम जाहिर सी ये बात है, हम उसको बढ़ा सकते हैं बिना इसको घटाए भी। सिंपल बात है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, आपको घटाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, मेरे पास 100 रुपये, मैं 50 रुपये का बर्गर खाता हूँ और 50 रुपये का पिज्ज़ा खाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं बर्गर ज़्यादा खाऊं, तो मेरे को पिज्ज़ा ना थोड़ा कम करना पड़ेगा, मेरे को 30 रुपये का पिज्ज़ा खाना पड़ेगा, तभी मैं 70 रुपये का बर्गर खा पाऊंगा। सिंपल बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी इनकम है ना, ये मेरी क्या होती है, लिमिटेड इनकम। क्या होती है हमारी, लिमिटेड। यानी मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। इसी वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आपको एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का कंजम्पशन घटाना पड़ता है, और इसी वजह से जो आईसी कर्व है वो क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई डाउट? आसान था भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला फीचर आता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो आईसी कर्व होता है वो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आपने देखा होगा ये जो आईसी कर्व है, ये इस पॉइंट से, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहां से देखोगे तो कॉन्वेक्स होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं भाई कॉनकेव क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये रहा आपका एक लेंस। अगर यहां से आपको दिख रहा है कि ये केव की तरह है, किसकी तरह, केव की तरह, यानी गुफा की तरह, यहां से अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना। हाँ जी, तो अगर ये आपको गुफा की तरह लग रहा है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। आसान है। अगर आप यहां से देख रहे हो और ये आपको अपनी तरफ बाहर की तरफ आया हुआ दिख रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मैं अगर यहां से देख रहा हूं तो ये जो आईसी कर्व दिख रहा है, मैं वो कहां पे दिख रहा है कि मेरी तरफ आया हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब होता है उन्तोदर, हिंदी वालों के लिए उन्तोदर। तो ये क्या है, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्यों होता है ऐसे, मैंने पीपीसी में बताया था। पीपीसी में क्या था भाई, पीपीसी देखो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि वहां पे एमआरटी की जो रेट होती है वो इंक्रीजिंग होती है। एमआरटी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। इस वजह से ये क्या होता है, एमआरटी बढ़ रहा होता है। इस वजह से पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। यहां पे बात आएगी भाई एमआरएस की। किसकी बात आएगी, एमआरएस। थोड़ा सा अलग है, वो एमआरटी होता है, ये एमआरएस होता है। बात सेम ही होती है लगभग। इसका फॉर्मूला भी वही है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, जैसे इसमें फॉर्मूला था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने पीपीसी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो इंपॉर्टेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पे देख के आओ पहले। सिंपल बात है, वहां पे ये सारे कंसेप्ट आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। हाँ जी, तो एमआरएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, जो पहले समझा चुका हूं। हाँ जी, एमआरएस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बाद में बात करेंगे, पहले ये दे रखा है। तो अभी एमआरएस निकालते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब तो डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, तो ऊपर लिखना है वाई में चेंज। तो वाई में कितना चेंज हुआ, देखिए 10 था पहले, अब कितना हो गया 6, यानी कितने चेंज हुआ, 4 का। पहले 1 था, 2 का हो गया x, यानी कितने का चेंज हुआ, 1 का, कट के कितना आ गया 4। पहले 6 था, 3 हो गया, यानी कितने का चेंज, 3 का। पहले 2 था, 3 हो गया, यानी कितने का चेंज हुआ, 1 का, तो कट के कितना आ गया 3। इसी तरीके से 3 से 1 हो गया, यानी कि 2 का चेंज, और 1 से 3 मतलब 3 से 4 हो गया, यानी 1 का चेंज, यानी कितना आ गया 2। यानी कि देखो एमआरएस 4 3 2 बढ़ रहा है घट रहा है, जाहिर सी बात है घट रहा है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इसी वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। एमआरएस जो होता है वो क्या होता है, घट रहा होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। किस वजह से, क्योंकि एमआरएस क्या हो रहा है, घट रहा होता है। सिंपल बात है। अब ये एमआरएस क्या होता है, जैसे मैंने वहां पे एमआरटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, इट इज द रेट एट विच ए प्रोड्यूसर हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन अनदर। उसी तरीके से यही भी डेफिनेशन है, बस यहाँ पे प्रोड्यूसर की जगह कंज्यूमर आ जाएगा और प्रोडक्शन की जगह कंजम्पशन आ जाएगा। सेम डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है, इट इज द रेट एट विच ए कंज्यूमर, भाई साफ साफ नहीं लिखा, दिख देता हूं। इट इज द रेट एट विच ए कंज्यूमर हैव टू डिक्रीज ए कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन अनदर। ये एक रेट है, एक दर है, जिस दर पर एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए एक कंज्यूमर को दूसरी चीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। आसान है भाई। हाँ जी, इसको बोलते हैं एमआरटी। ये पहले ही सारे कंसेप्ट बता चुका हूं, बिल्कुल पीपीसी वाले जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने पीपीसी वाले टॉपिक में बताई थी। सिंपल भाई। हाँ जी, अगला फीचर आता है हाइयर द आईसी हाइयर विल बी सेटिस्फेक्शन।
जितना ऊंचा आईसी कर्व होगा ना उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब उसको समझाने के लिए प्लॉट कहाँ पे काटा जाए भाई, ये देखिए ध्यान से, मैं इधर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा आईसी कर्व जो होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे दिखाते हैं गुड वाई, यहाँ पे दिखाते हैं गुड एक्स, ठीक है भाई। हाँ जी, तो जितना ऊंचा आईसी कर्व होगा ना उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा फीचर कह रहा है आईसी का। ऐसा होता है क्या सच में? बिल्कुल जी ऐसे ही होता है। सोचिए ध्यान से, एक आईसी जो होता है वो अपने हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे मेरे को वाई इतना खाने को मिल रहा है और एक्स इतना खाने को मिल रहा है, यानी मैं वाई इतना खा रहा हूं और एक्स इतना ज्यादा खा रहा हूं। सिंपल बात है। हाँ जी, लेकिन ऊपर जितना जाऊंगा, जैसे ऊपर वाले आईसी पे गया तो मेरे को वाई भी ज्यादा खाने को मिलेगा और एक्स भी ज्यादा खाने को मिलेगा। सिंपल बात है। तो आपको कम खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर ज्यादा खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? हाँ जी, तो आपको कम खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर ज्यादा खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? आप खुद सोच के बताइए, ध्यान से सोचिए। कम खाने से सेटिस्फेक्शन, फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट जो फ्रूट है कोई सा भी, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आपकी चाउमीन वाउमीन फेवरेट है, या फिर मैं आपके मान लेता हूँ नमकीन है आपके फेवरेट है, या फिर रसगुल्ले गुलाब जामुन जो भी चीज़ आपके फेवरेट है, मैं आपको एक पीस दूँ आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, या फिर मैं आपको 10 पीस दूँ तब आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा? हर कोई बोलेगा भाई मेरे को खुशी तब मिलेगी जब मेरे को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिलेगा। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए, तो जितना ज़्यादा हम खाते हैं उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी वजह से जितना ऊपर आईसी कर्व होगा उतना ज़्यादा खाने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा खाने को मिलेगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आसान है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? डाउट है? मेरे को क्या लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है भैया। आप पद्दू बना रहे हो किस तरीके से भाई? सुनिए ध्यान से, आपको डाउट क्या हो सकता है? आपने पिछला टॉपिक करवाया था भैया जहां पे आपने बताया था डीएमयू वाला कंसेप्ट। डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और आपने वहां पे बताया था एक कंज्यूमर जितना ज्यादा खाता जाता है, मतलब जैसे जैसे आप खाना बढ़ाते जाते हो, खाना ज्यादा खाते जाते हो, मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो पहले घटता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव होता है। याद है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने बताया था। जैसे जैसे आप ज़्यादा खाना खाते जाते हो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है पहले गिरता है, फिर जीरो होता है, फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है। आसान है। और भैया यहाँ पे आप बता रहे हो कि जिसे मतलब आपको ज़्यादा खाने पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कम खाने पे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वहाँ पे आपने बताया था कि कम खाने से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और ज़्यादा खाने से कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। भैया फिर तो गलत बता दिया, या तो ये वाला गलत है या फिर वो वाला गलत है। नहीं जी, दोनों सही है। वो वाला अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि वो वाला जब मैंने कंसेप्ट बताया था ना तो उसकी थी कुछ अजम्पशंस, उसकी कुछ मान्यताएं थी। मान्यताएं क्या थी? पहली मान्यता ये होती है डीएमयू की कि आपको रेगुलर कंजम्पशन करना पड़ेगा, यानी कि लगातार खाना पड़ेगा। सोचिए मेरे पास आपको जो फेवरेट चीज़ लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल नमकीन या फिर पिज्जा बर्गर समोसा, ये सब चीज़ है। मान लो आपको समोसे अच्छे लगते हैं, तो मेरे पास है ना थाली भर के ड्रम भर के समोसे पड़े हुए हैं और मैं आपके मुंह में ठूसे जा रहा हूँ, बस ठूसे जा रहा हूँ। आपने 1 खाया, 2 खाया, 50 खाए, 100 खाए। आपका ऐसा हो जितने ज़्यादा खाते जाओगे ना सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। सिंपल बात है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे रेगुलर कंजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आईसी कर्व कहता है कि यहाँ पे आप चाहे तो घर पे ले जा सकते हो सामान। तो सोचिए मैं आपको समोसे दे रहा हूँ, अब मैं आपको 1 समोसा दूँ या फिर ड्रम भर के समोसा दूँ, आप कितना ले जाना चाहोगे घर के लिए? घर पे कोई भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप कभी भी खाओ, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी खाओ, मर्जी आपकी है। तो आप ज़्यादा कौन सा लोगे, कम वाला लोगे या फिर ज़्यादा वाला? हर कोई ज़्यादा वाला प्रेफर करेगा। सिंपल बात है। हाँ जी, इसी वजह से लोग कहते हैं कि ना वहाँ पे रेगुलर कंजम्पशन करना पड़ता है, इसी वजह से ज़्यादा खाने पे सेटिस्फेक्शन गिरता है। यहाँ पे आपको रेगुलर कंजम्पशन करने की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है ऐसी। इस वजह से आप ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और यही टॉपिक बताता है कौन, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यही बात कहता है कौन, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं एक दिष्ट अधिमान। हिंदी वालों के लिए बोलते हैं इसे एक दिष्ट अधिमान। सिंपल बात है। तो एक दिष्ट अधिमान क्या कहता है, एक कंज्यूमर जितना ज्यादा खाना खाएगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सिंपल बात है। और इसी वजह से जितना ज्यादा हम खाना खाते हैं उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी वजह से जितना ऊंचा आईसी कर्व होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। तो ये फीचर क्या कहता है, हायर द आईसी हायर विल बी सेटिस्फेक्शन। ये खासियत है सारी की सारी आईएस की। आगे चलते हैं, अगली खासियत आती है भाई, 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, मैं मानता हूँ ये दोनों आईसी हैं और जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आईसी बनाया और एक ये मैंने आईसी बनाया, मैंने 2 आईसी बना दी जो एक दूसरे को काट रहे हैं। सिंपल बात है। अब आप आईसी की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़िए। आईसी की डेफिनेशन क्या कहती है, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू हिज कंज्यूमर। यानी कि एक आईसी क्या होता है, अपने हर एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर को। सोचिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रही है ए लेवल की सेटिस्फेक्शन, मैं इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है।
ये IC1 दिख रहा है ना, IC1 पे जो सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पे मिल रही है वही सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलनी चाहिए, बी पॉइंट पे मिलनी चाहिए, क्योंकि IC1 पे ही दोनों पॉइंट है, यानी कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सिंपल भाई, आगे चलते हैं। IC2 की बात करते हैं, तो IC2 क्या कहता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, यानी जितनी सेटिस्फेक्शन बी पे मिल रही है, IC2 की बात कर रहा हूँ, IC2 पे भी तो बी है, तो बी पे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी ही सेटिस्फेक्शन किस पे मिलनी चाहिए, IC मतलब सी पॉइंट पे मिलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, IC2 कह रहा है। दोबारा समझिए, IC1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बराबर है बी के, और IC2 क्या कह रहा है, बी बराबर है सी के। सिंपल बात है। तो इस हिसाब से यानी कि बी से बी कट गया, यानी कि ए और सी भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या ये बराबर है, देखो यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ए को खाने मतलब ए पॉइंट पे कंजम्पशन हमें कम करने को मिल रहा है और सी पॉइंट पे कंजम्पशन हमें वाई का क्या मिल रहा है, ज़्यादा करने को मिल रहा है, यानी कि सी जो पॉइंट है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ए की बजाय, यानी कि ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, यानी दोनों पे बराबर होने चाहिए। लेकिन क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं जी ये बराबर नहीं आ रहे। इसी वजह से हम कहेंगे कि दो IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों पे जो सेटिस्फेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। IC1 का सेटिस्फेक्शन अलग है, IC2 का सेटिस्फेक्शन अलग है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट दिखाएगा कि सेम सेटिस्फेक्शन है, जो कि कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता, जो कि कभी आसान है। इसलिए कहते हैं 2 IC नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सिंपल भाई। अगला पॉइंट आता है IC नेवर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो IC कर्व होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। बिल्कुल सही बात है भाई, एक्स एक्सिस कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करता कभी भी IC कर्व। जैसे कि IC कर्व कभी ऐसा नहीं होगा या फिर कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, मतलब कि उसने एक्स का कंजम्पशन क्या कर दिया है, 0, या फिर अगर वो वाई पे टच कर रहा है, मतलब एक्स पे टच कर रहा है, यानी कि उसने वाई का कंजम्पशन क्या कर दिया है, 0। और मैंने यहाँ पे अभी भी बताया, क्या कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन 0 कर सकता है, खाना या पानी कोई भी एक चीज़ छोड़ सकता है जिंदगी भर के लिए, नहीं भाई। तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन 0 नहीं कर सकता। इसी वजह से कभी भी आई एक्सिस मतलब जो IC कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। आसान है भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स? हाँ जी, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं कुछ तो नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। आगे चलते हैं, बात आती है कुछ अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं हैं जो आपको माननी पड़ेगी जब आप IC कर्व का यूज करोगे। पहली चीज बात आपको माननी पड़ेगी रैशनैलिटी। आपको रैशनल बनना पड़ेगा, आपको विवेकशील बनना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। समझ में? हाँ जी, तो आपको रैशनल बनना पड़ेगा। अब ये दिमाग का यूज करना मतलब क्या होता है, रैशनल कैसे बन सकते हैं हम, रैशनल कैसे बनेंगे? आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो कंज्यूमर है जितनी इनकम होगी ना वो अपना सबसे बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा अपनी इनकम को, यानी कि अगर उसको कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो वो ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। सिंपल बात है, यानी कि अपने आप को अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, तभी हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में पहुंचा पाएंगे, तभी हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे पूरी तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको मानना पड़ेगा एक कंज्यूमर जो होता है वो जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेगा उतना ही उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जितना ज़्यादा वो कंजम्पशन करेगा उतना ही उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सिंपल बात है, ये कहती है रैशनलिटी, यानी कि कंज्यूमर जितना ज़्यादा खाएगा उसे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। यानी कई बात बच्चे ऐसे बोल देते हैं, भाई मैं जितना ज़्यादा खा लूँ मेरे को मन ही नहीं भरता, जी नहीं भरता, लेकिन सर होता है, आप जितना ज़्यादा खाओगे ना आपका मन भरता है, आपका सेटिस्फेक्शन मिलता है, पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अब आप क्या ना, स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अलग से ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, अगर क्या होता है जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपने वो सुने फैन, पापे, ये इनका जो मतलब जो वो इसकी चाहत होती है ना हमारी तब उठती है जब घर में चाय बन रही है। जैसे घर में जब चाय बन रही होती है तभी जी करता है कि मैं फैन ले आऊँ या फिर रस ले आऊँ, पापे जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई, या फिर मट्ठी ले आऊँ। ये सब चीज़ें हम तभी डिमांड करते हैं किसी चीज़ की, मतलब इन चीज़ों की, जब घर में चाय वाय बन रही होती है। सूखा खाने का उतना मन नहीं करता। सिंपल भाई। हाँ जी, तो ऐसे ही गुड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे गुड्स होने चाहिए जो फिर इंडिपेंडेंट भी खा सकते हैं, जैसे कि आम हो गए, फल फ्रूट हो गए, ये सब चीज़ें हम इंडिपेंडेंट भी खा सकते हैं। तो इनकी जो डिमांड है या फिर जो इनकी चाहत है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अलग से, मतलब कि ये नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर डिपेंड हो, तभी उसकी डिमांड करी जाएगी। तो ये जो दोनों गुड्स हैं ये क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नहीं चाहिए अलग अलग नहीं, मतलब डिपेंड नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, तभी ये IC जो कर्व है ये काम करता है। आगे चलते हैं, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मतलब अपनी कंसिस्टेंसी दिखाओगे, यानी कि अपने आप को साफ तरीके से दिखाओगे कि भाई मेरे पास जितनी इनकम है मैं उससे बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत बोलना कि मेरे पास इतनी इनकम थी और मैं उनसे छुपा के, जैसे मेरी 1000 रुपये इनकम है, 1000 में से मैं 200 रुपये ही खर्च करूँ, बाकी 800 रुपये मैं सेव कर लूँ, तब कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं पहुँच पाएगा, बेशक से वो कितना ही अच्छा वो मिल रहा है उसे ऑफर। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब पूरे वो अपने इनकम की सारे पार्ट को वो खर्च करता है। सिंपल बात है। हाँ जी, ये आती है इसकी अजम्पशंस। कोई डाउट भाई? हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक आता है भाई बजट लाइन और बजट सेट, यानी कि बजट लाइन और बजट सेट। अब ये बजट लाइन क्या होती है पता है? बजट लाइन ना एक ऐसी लाइन होती है जो शो करती है आपकी औकात क्या है। मैं इसको बजट लाइन नहीं बोलता, मैं बोलता हूं इसे औकात दिखाने वाली लाइन, यानी कि आप अपनी इनकम से कितना खर्चा कर सकते हो उसको दिखाता है बजट लाइन। सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपने जब भी आईसी कर्व पढ़ा है, यहाँ पे दिखाते हैं गुड वाई और इधर दिखाते हैं गुड एक्स। सिंपल बात है। आपने डिमांड कर्व पढ़ा होगा, यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई जाती है और इस साइड क्या दिखाया जाता है? प्राइस। अब सोचिए, जब इस साइड गुड एक्स दिखा रहे हैं तो उसका प्राइस किस साइड होगा? वो इसी साइड होगा, यानी कि इस जगह पे हम दिखा सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स, आसान है। और इस जगह पे जब हम दिखाते थे गुड वाई तो उसका प्राइस किस साइड होगा? वो इस साइड होगा, यानी कि प्राइस ऑफ वाई। वही आप यहाँ पे दिखा सकते हो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई नहीं दिखाना, आपको बजट दिखाना है, तो बजट जो होता है वो इनकम और प्राइस का जो होता है कॉम्बिनेशन को शो करता है। इसी वजह से यहाँ पे पी एक्स और पी वाई दिखाया जाएगा। और इसी वजह से जो बजट लाइन होती है इसको कई बार प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन, यानी कि कीमत रेखा। तो पेपर में चाहे कीमत रेखा के नाम से आए चाहे वो बजट लाइन के नाम से आए, बात एक ही होगी। आसान है भाई। हाँ जी, तो बजट लाइन क्या शो करती है? ये ऐसी लाइन होती है, ये दिखाती है आपकी जितनी भी इनकम है उससे आप कितना मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो। बजट लाइन क्या शो करती है? आपकी जितनी भी इनकम है उससे आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो उसको बोलती है, उसको शो करती है बजट लाइन। आसान है। ये मान लो सिंपल आपकी इनकम दिखाती है, ये आपकी इनकम है, सिंपल है। इसके अंदर ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। सिंपल भाई। अच्छा, फिलहाल चालू करते हैं। यहाँ पे बजट लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस में पी वाई क्यू वाई, और यहाँ पे बजट सेट का फॉर्मूला होता है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस में पी वाई क्यू वाई। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? मैंने बताया था जितनी भी आपकी इनकम होती है, फॉर एग्जांपल मेरी 1000 रुपए इनकम है तो मैं कितनों पे खर्चा करूंगा? दो जगहों पे, पहले एक्स पे और दूसरा वाई पे। मैं यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा हूँ, एक्स की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, तो मैं दो जगह पे खर्च करूंगा, एक एक्स पे और एक वाई पे। सिंपल बात है। सोचिए, मैंने एक्स ले लिया, मैंने 500 रुपए, मतलब मैंने 1000 रुपए कमाए थे, जिसमें से मैंने 500 रुपए खर्चा कर दिया एक्स पे और 500 रुपए खर्चा कर दिया वाई पे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सोचिए, ये क्या है? 500 रुपए, ये है मेरा खर्चा जो मैंने किस पे किया है? एक्सपेंडिचर जो मैंने किस पे किया है? मैंने किया है जो एक्स पे। लेकिन ये क्या है मेरा? वो एक्सपेंडिचर जो मैंने किस पे किया है? वाई पे किया है। सिंपल बात है। आपको पता है एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? सोचिए ध्यान से। 10 रुपए का एक बर्गर है, वैसे आता ही नहीं कहीं भी। 10 रुपए का एक बर्गर है, ठीक है मान लो, और आपने 10 बर्गर खरीदे तो आपने कितने खर्चा किया? 100 रुपए का। कैसे निकाला आपने? आपने प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, यानी 10 रुपए का बर्गर था, 10 क्वांटिटी खरीदी, यानी टोटल खर्चा हो गया 100 रुपए का। आसान है। यानी कि इसी तरीके से जब आपको एक्स पे कितना खर्चा हुआ वो निकालना हो तो क्या करोगे? आप प्राइस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी ऑफ एक्स से। और ऐसी वाई पे कितना खर्चा किया वो निकालना हो तो प्राइस ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी ऑफ वाई से। आसान है। और इससे मतलब दोनों के खर्चों को जोड़ के आ जाएगी आपकी टोटल इनकम, और इसी तरीके से बन जाएगा आपका फॉर्मूला, यानी कि y इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स जमा में पी वाई क्यू वाई। सिंपल भाई। हाँ जी, लेकिन जो बजट सेट है ना, ये शो नहीं करता कि आप पूरी इनकम खर्च कर रहे हो। देखो ये क्या बोलता है? आप अपनी इनकम से कितना ज्यादा मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो, उसको कौन शो करता है? बजट लाइन। बजट सेट क्या शो करता है? कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहे हो। सिंपल है। हाँ जी, बजट लाइन क्या मतलब? बजट लाइन कहती है आप इतना खर्चा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में हर एक इंसान क्या इतना खर्चा करता है? नहीं। कोई इंसान क्या होता है अपनी बजट लाइन तक पहुंचता ही नहीं, कई बार वो सेविंग भी कर लेते हैं, इसलिए वो बजट लाइन के अंदर ही होते हैं कई बार। हाँ, कई बार होते हैं कि वो लाइन पे पहुंच जाते हैं। यानी जो बजट सेट होता है वो सारे पॉइंट्स दिखाते हैं जो लाइन के ऊपर होते हैं और जो लाइन के अंदर होते हैं, लेकिन जो बजट लाइन होती है वो केवल एक लाइन होती है जो दिखाती है आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो। सिंपल बात है। यानी कि अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट, इनकम मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज, यानी कि आपकी जो इनकम होती है वो इसके अंदर पूरी यूटिलाइज होती है और इसके अंदर पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप सेविंग भी कर सकते हो। ये वो उन पॉइंटों को भी दिखाता है जो बजट लाइन के क्या होते हैं? अंदर होते हैं। सिंपल भाई। आगे चलते हैं। इसका कोई स्लोप नहीं होता, लेकिन ये एक लाइन है तो लाइन का इसका स्लोप होता है, और इसके स्लोप का नाम है MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। आसान है। हाँ जी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया। हाँ जी, इसको बोलते हैं सीमांत विनिमय दर। आसान है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसके स्लोप का नाम है, इसकी ढलान का नाम है, और इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन में पी वाई। इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या है? पी एक्स अपॉन में
पी वाई, बस आपको इतना सा याद करना है, छोटा सा कंसेप्ट है बस ये। हाँ जी, डायग्राम इसका ये बन गया, डायग्राम इसका ये बन गया, छोटा सा कंसेप्ट था। इसके बाद चलते हैं आगे, अब सोचिए ध्यान से। अब बात आती है अगले टॉपिक की, नाम आता है रोटेशन और शिफ्ट। आपको पता है जो बजट सेट मतलब जो बजट लाइन होती है वो रोटेट भी कर सकती है, यानी कि इस तरीके से वो रोटेट भी कर सकती है। आसान है। रोटेट कैसे करेगी, देखो यहां पे दिखाते हैं प्राइस ऑफ एक्स, यहां पे दिखाते हैं प्राइस ऑफ वाई। अब सोचिए अगर एक्स के प्राइस कम हो गए, एक्स के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो हम एक्स क्या खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। सोचिए यहाँ पे पी एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, गुड एक्स लिखा होगा। सिंपल बात है। यहाँ जिनकी अगर एक्स के प्राइस कम हो गए तो गुड एक्स का खर्चा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि हम क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे इसको राइट वर्ड। सिंपल है। अगर मतलब प्राइस एक्स क्या हो गए, बढ़ गए हैं, प्राइस क्या हो गया एक्स का, बढ़ गया है, तो हम उसका कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि जो हमारा बजट सेट होगा वो बजट लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड रोटेट हो जाएगी। सिंपल बात है। इस तरीके से रोटेशन होता है, यानी कि जब भी किस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। आगे चलते हैं। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट में पूरा ही आपका जो ये होता है बजट लाइन या फिर बजट सेट, ये क्या होता है, पूरा ही आपका चेंज हो जाता है। अजान है। हाँ जी, तो बजट लाइन पूरी चेंज होती है, और वो कब होती है, जब इनकम में चेंज होता है, जब आपकी औकात बढ़ जाती है। आसान है। मैं कह रहा हूं आपकी इनकम जो है थी पहले 10,000 थी, अब हो गई 20,000, यानी आपकी इनकम बढ़ गई, यानी कि दोनों चीजों का कंजम्पशन बढ़ जाएगा फिर तो, एक्स का भी और वाई का भी, क्योंकि आपकी इनकम ही बढ़ चुकी है। तो इस वजह से पूरी जो बजट लाइन होती है वो पूरी शिफ्ट हो जाती है। किसकी वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से। और रोटेशन कब होता है, जब प्राइस में चेंज होता है। हाँ, कई बार रोटेशन मतलब शिफ्ट भी हो सकता है प्राइस में चेंज होने की वजह से, लेकिन कब होगा, जब दोनों के प्राइसों में, यानी कि एक्स के और वाई के दोनों के प्राइसों में चेंज हो, तभी शिफ्ट होगा। ज्यादातर जो शिफ्ट होते हैं वो इनकम में चेंज होने की वजह से होते हैं, और जो रोटेशन होता है वो प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है। आसान है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, तो अगला टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता संतुलन। अब ये उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, आपको पहले ही बता चुका हूं, इट इज ए पोजीशन एट विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा ही संतुष्टि मिलती है। आसान है। हाँ जी, एक ऐसी पोजीशन जहां पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेता है, उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बाय द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस, इनकम और प्राइस देने के बाद ही। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखते हैं, ये आपका बन गया पूरा का पूरा डायग्राम। देखिए ये है आपका प्राइस लाइन, ये क्या है, बजट लाइन जिसे बोलते हैं। ये वाली लाइन क्या है, ये है आपकी बजट लाइन, जिसे मैं प्राइस लाइन भी बोलता हूं। आसान है। हाँ जी, तो ये आपकी बजट लाइन है, प्राइस लाइन जिसे बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपकी बजट लाइन है, बाकी 3 मैंने आईसी कर्व बना दिए। अब सोचिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, सबसे ज्यादा उसे क्या मिलना चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए सबसे ज्यादा। तो सोचिए IC1 सबसे ज्यादा देगा, IC2 देगा सबसे ज्यादा, या फिर IC3 देगा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कौन सा देगा IC? आपको मैंने एक टॉपिक करवाया था IC की फीचर के अंदर, या फिर प्रॉपर्टीज बोल दो उसे, कि हायर द IC हायर विल बी सेटिस्फेक्शन, यानी जितना ऊंचा IC कर्व होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा कंज्यूमर को, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा देगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा, यानी कि IC3। हाँ, IC3 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्या हमारी औकात है वहां तक पहुंचने की, क्या बजट लाइन वहां तक पहुंच पा रही है? नहीं जी, बजट लाइन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, उसको टच भी नहीं कर पा रही, यानी कि IC3 पे तो कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। आसान है। अब बच गए 2 IC2 और IC1। IC2 और IC1 में से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? हाँ जी, IC2 दे रहा है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन। IC2 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्या वहां तक पहुंचने की हमारी औकात है? हाँ, एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यानी कि जहां पे कंज्यूमर क्या चलते हैं, IC2 तक पहुंच पा रहा है। सिंपल बात है। ऐसे ही चलते हैं आगे IC1 पे। IC1 पे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो सकता है? हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ पे IC1 तक पहुंचे जा सकता है, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। लेकिन IC मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या वो IC1 पे जाना चाहेगा IC2 है तो? नहीं, क्योंकि IC1 नीचे है, IC2 ऊपर है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे लेगा हमेशा, IC2 पे। क्या वो उसकी औकात है वहां तक पहुंचने की? बिल्कुल है वहां तक पहुंचने की। तो कंज्यूमर सेटिस्फाई कहां पे होगा, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट बन जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसी पोजीशन जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट बन गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आसान था भाई। हाँ, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन कहती है कि स्लोप ऑफ IC बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। अब मैंने स्लोप ऑफ IC क्या मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ IC क्या होता है, इसका नाम होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। ये बराबर होना चाहिए किसके, स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसको बोलते हैं MRE, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है PX अपॉन में PY। आपने कई बार देखा होगा स्लोप ऑफ IC मतलब आपको दे रखा होगा MRS
बराबर होना चाहिए पी एक्स अपॉन में पी वाई के। ये पहली कंडीशन है किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। एमआरएस क्या है, एमआरएस स्लोप है आईसी का, पी एक्स अपॉन में पी वाई क्या है, ये स्लोप है बजट लाइन का, दोनों बराबर होने चाहिए तभी कंज्यूमर क्या पहुंच पाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच पाएगा। सिंपल बात है। हाँ जी आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है आईसी विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी जो होता है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, कभी भी आईसी ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए आईसी जो होता है ना, पता है 3 तरीके से हो सकते हैं, कोई भी डायग्राम जो होता है वो 3 तरीके से बन सकता है। पहला आईसी ऐसा भी हो सकता है, दूसरा आईसी ऐसा भी हो सकता है, तीसरा आईसी ऐसा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए अगर यहाँ पे एमआरएस की जो रेट होती है वो अगर घट रही होगी तब तो आईसी ऐसा बनेगा। अगर यहीं पे एमआरएस की जो रेट है वो बढ़ रही होगी तो आईसी ऐसा बनेगा, पीपीसी की तरह। जैसे याद है उसमें पीपीसी में एमआरटी क्या और बढ़ रहा था, इस वजह से वो ऐसा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है एमआरटी, क्योंकि वो लॉस बढ़ता जाता है। यहाँ पे हमारा लॉस अगर बढ़ रहा होगा तो एमआरटी ऐसा बढ़ेगा, मतलब आईसी पे भी आईसी कर्व ऐसा बनेगा। अगर एमआरएस बढ़ रहा होगा तो आईसी कर्व कैसा बनेगा, कॉनकेव। अगर एमआरएस की जो रेट है वो घट रही होगी तो आईसी कर्व कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। और अगर एमआरएस की जो रेट है वो रहेगी कांस्टेंट तो आईसी कर्व भी क्या होगा, कांस्टेंट। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी आगे चलते हैं। फिलहाल तो कभी भी आईसी कर्व ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे हुए तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं पे वो जाके क्या कर देगा, जीरो कर देगा। लेकिन आईसी कर्व कभी भी जीरो नहीं होता, इसी वजह से आईसी कर्व हमेशा कैसा बनना चाहिए, वो बनना चाहिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये उसकी दूसरी कंडीशन है। आगे चलते हैं। इस पे कई बार केस आ जाते हैं केस स्टडी के फॉर्म में। केस स्टडी की फॉर्म में कैसे बोलता है वो बोलता है अगर एमआरएस जो है वो ज्यादा है किससे, पी एक्स अपॉन में पी वाई से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा बताइए। सोचिए एमआरएस ज्यादा है, एमआरएस मतलब क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ आईसी। अब अगर एमआरएस ज्यादा होगा तो स्लोप ऑफ आईसी की वजह से यानी कि आईसी भी क्या होगा, ज्यादा। अब सोचिए ध्यान से, आईसी ज्यादा कहां पे होगा, ऊपर या फिर नीचे, जाहिर सी बात है ऊपर आईसी ज्यादा होगा। यानी कि अगर ऊपर आईसी ज्यादा है यानी कि हम कहां पे होंगे, हम इस जगह पे होंगे, इतना माल बना रहे होंगे। हमें कहां पे जाना है, हमें जाना है इक्विलिब्रियम पे, यानी कितना माल बनाना चाहिए, कितना माल खाना चाहिए, यानी कितना माल खाना चाहिए, यानी कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। दूसरा केस क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि एमआरएस अगर कम हो पी एक्स अपॉन में पी वाई से तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। तो अगर एमआरएस कम है यानी हम कहां पे होंगे, आईसी कर्व। एमआरएस मतलब क्या होता है, आईसी कर्व। और आईसी कर्व अगर कम है यानी कि हम कहां पे होंगे, इस जगह पे, यानी हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। हमें कहां पे जाना है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। किसके कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, एक्स के कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। आसान है। हाँ जी, इसी के उल्टा आप बोल सकते हो कि हमें वाई का कंजम्पशन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी जगह वो ज्यादा प्रेफर बढ़िया रहेगा। कैसे, देखो आप यहाँ पे हो यानी कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो वाई का, इतना। आपको कहाँ पे जाना है, इक्विलिब्रियम पे, यानी कितना कंजम्पशन करना चाहिए वाई का, इतना करना चाहिए, यानी कंजम्पशन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसका कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, वाई का। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप चाहे एक्स का कंजम्पशन घटाना बोल दो या फिर वाई का कंजम्पशन बढ़ाना बोल दो, दोनों बराबर है। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि वाई का कंजम्पशन बढ़ाना बोलो। क्यों, क्योंकि अगर आप एक चीज का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली पक्की बात है कि अपनी आप ही दूसरे का कंजम्पशन घट जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। आप दूसरे घटाओगे तभी दूसरे का बढ़ा पाओगे। आसान है। हाँ जी, लेकिन अगर आप एक का कंजम्पशन घटाना लिख के आते हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा ही। सिंपल बात है, कई बार पैसे सेव कर लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगली बार बढ़ेगा ही वो चीज। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यहां पे खत्म होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। अगला कंसेप्ट आता है आईसीसी कर्व। आईसीसी कर्व क्या होता है आपको पता है, जब ना जैसे हमने इक्विलिब्रियम बताया जहां पे आईसी और बजट लाइन एक दूसरे को काटते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है, ऐसे ही दोबारा जब आईसी और बजट लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो वो भी इक्विलिब्रियम होगा। तो ऐसे छोटे छोटे इक्विलिब्रियम को मिला के जब हम एक कर्व बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आईसीसी कर्व। सिंपल है। तो पेपर में भी क्वेश्चन आईसीसी कर्व के ऊपर आ सकता है और वो बता सकता है कि नॉर्मल गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है, उस हिसाब से आपको बनाने पड़ेंगे आईसीसी कर्व। सिंपल बात है। तो चालू करते हैं। सोचिए अगर हर केस में आपको दे रखा है नॉर्मल गुड्स, क्या दे रखा है, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आईसीसी कर्व पे। तो देखिए ध्यान से, ये था आपका नॉर्मल गुड्स के केस में, एक्स जो है वो भी नॉर्मल गुड्स है, वाई जो है वो भी नॉर्मल गुड्स है। तो उसके केस में ये रहा आईसी कर्व, मतलब आईसी कर्व, और ये रहा बजट लाइन। इक्विलिब्रियम रहा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये दोबारा से बजट लाइन और ये रही दोबारा से आईसी कर्व 2 जिसे बोलते हैं, और ये रहा इसका इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम को मिला के हमने जो एक कर्व बनाया, एक लाइन जो बनाई, उसे बोलते हैं आईसीसी कर्व। सिंपल बात है।
हाँ जी, नॉर्मल गुड्स के केस में इसको बोलते हैं आईसीसी कर्व। आईसीसी कर्व ऐसे ही बन जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आता है इंफीरियर गुड्स के केस में। अगर इंफीरियर गुड्स बोल दे तो कोई ना कोई आपको एक इंफीरियर गुड्स लेना पड़ेगा। चालू करते हैं इंफीरियर गुड्स के केस में। मैंने यहाँ पे ले रखा है गुड एक्स को इंफीरियर गुड्स, तो अगर मैं एक्स को इंफीरियर लेता हूँ तो दूसरा क्या बन गया मेरा, नॉर्मल गुड्स बन गया। सिंपल बात है। और इंफीरियर गुड्स की खासियत होती है सर, और नॉर्मल गुड्स की देखिए, नॉर्मल गुड्स और सॉरी ध्यान से लिख देता हूँ साफ साफ, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की खासियत है कुछ। अगर किसी की इंसान की इनकम बढ़ जाती है ना, तो वो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो ज्यादा डिमांड करता है, यानी कि वो ज्यादा खाना चालू कर देता है नॉर्मल गुड्स को। लेकिन अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो कभी भी घटिया वस्तु की डिमांड को ज्यादा नहीं करेगा, बल्कि उसको कम कर देगा। वो घटिया वस्तु इंफीरियर गुड्स जो होता है वो उसको कम खाना चालू करेगा। समझ में आया? हाँ जी। तो सोचिए अगर किसी की मतलब इनकम बढ़ रही है तो बजट लाइन जो होगी वो शिफ्ट होती जाएगी ऊपर ऊपर। सिंपल बात है। इनकम मतलब इनकम बढ़ने की वजह से बजट लाइन शिफ्ट हो रही है। इसी तरीके से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर गुड्स है। अगर सोचिए वो अगली बार भी जा सकता था, वो इस तरीके से जा सकता था आईसीसी कर्व, वो ऐसे भी जा सकता था। वो क्यों नहीं जा रहा है ऐसे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जिस तरफ होती है ना, लोग क्या करते हैं, जब इनकम बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। लोग किसकी तरफ जाने चालू कर देते हैं, नॉर्मल गुड्स की तरफ। इसी वजह से डिमांड जो बढ़ती जा रही है वो किसकी बढ़ती जा रही है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, पहले इतनी थी, थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, थोड़ी सी तो बढ़ गई, लेकिन बाद में कम होने चालू, फिर आगे और कम होने चालू। यानी इंफीरियर गुड्स के केस में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जो आईसीसी कर्व होता है वो ऐसे घूम जाता है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। सिंपल बात है। हाँ जी, कभी भी इंफीरियर गुड्स में इसकी तरफ नहीं आएगा या फिर बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है। लोग इनकम बढ़ती है तो फिर इसका कंजम्पशन करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए आईसीसी कर्व आपका ऐसे बनेगा। आगे चालू करते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं यहाँ पे गुड वाई जो है उसकी जगह पे दे रखा है आपको इंफीरियर गुड्स और यहाँ पे नॉर्मल गुड्स है, तो इंफीरियर गुड्स यहाँ पे, तो इस वजह से इसका कंजम्पशन कम करेंगे। यानी कि जो आईसीसी कर्व बनेगा, पहले यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे थे वाई का इतना, फिर कंजम्पशन कितना हुआ, थोड़ा सा तो बढ़ गया स्टार्टिंग में, लेकिन जब इनकम बढ़नी चालू हुई तो हमने कंजम्पशन करना चालू कर दिया, घटाना चालू कर दिया। इसलिए आईसीसी कर्व जो है वो ऐसा वाला बनेगा। यानी कि वो किसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, इनकम बढ़ते के बढ़ते। नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन हर बार बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोलते हैं आईसीसी कर्व, और इनकम बढ़ने से आईसीसी कर्व पे ये इफेक्ट पड़ता है। हाँ भाई, तो अगला कंसेप्ट आता है, लास्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि इनकम, प्राइस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताना है, बस ये लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर और ये वाली बुक जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, अब ये प्राइस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, बात करते हैं पहले। अगर इनकम इफेक्ट की, तो आपको पता होगा इनकम इफेक्ट क्या है, मैंने अभी भी बताया 2 मिनट पहले ही। ये अगर बजट लाइन है, ये भी बजट लाइन है, और अगर आपकी आईसी कर्व यहाँ पे था, इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट था, आईसी कर्व फिर ये हो गया, इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, बजट लाइन चेंज होने की वजह से। बजट लाइन चेंज होने की वजह से, और बजट लाइन किसको शो करती है, इनकम को। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा क्वांटिटी का, वो दिखाता है आपका इनकम इफेक्ट। आसान है। यानी बजट लाइन की वजह से जो भी चेंज होता है वो क्या शो करता है, इनकम इफेक्ट। आगे चालू करते हैं। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट फॉर एग्जांपल ये बजट लाइन थी आपका और ये था आपका इक्विलिब्रियम। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, यानी कि पहले जो इक्विलिब्रियम था ना वो पहले ये था, तो अब जो देखिए अब जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, इनकम की वजह से नहीं, क्योंकि बजट लाइन जो चेंज हुई है वो किसकी वजह से चेंज हुई है, इनकम की वजह से नहीं हुई, प्राइस की वजह से हुई है। यानी कि तो प्राइस इफेक्ट निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, Q में से Q1 को माइनस करके। आसान है, मतलब Q1 में से Q को माइनस कर दो, आपका प्राइस इफेक्ट आ जाएगा। यानी अगर एक ही डिमांड मतलब बजट लाइन एक ही थी और वो चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, तब तो प्राइस इफेक्ट आता है, और अगर इनकम की वजह से बजट लाइन चेंज हो रही है तो क्या आता है, इनकम इफेक्ट। लेकिन अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है भाई प्राइस इफेक्ट में से माइनस करके इनकम इफेक्ट को। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे आता है, प्राइस इफेक्ट में से इनकम इफेक्ट को माइनस करके आ जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आसान था। हाँ भाई, तो अब चालू करते हैं बड़े डायग्राम पे, तीनों एक ही चीज कैसे बनेगी, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्की बात है कि आएगा। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा पूरा डायग्राम, और बड़े स्केल पे मेरे से बनानी भाई, बड़ा स्केल मिला नहीं तो मैंने हाथ से ही बनाया, लाइनें थोड़ी आंगी बांगी हो रही होंगी मगर समझ में आ रहा होगा पूरा। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। इसी के अंदर मैं तीनों बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या हुआ, पहले बजट लाइन हमारी ये वाली थी, कौन सी वाली, ये वाली। तो इस बजट लाइन को जो आईसी कर्व काट रहा है, तो ये आईसी कर्व 1 जो है इतना बड़ा, ये बजट लाइन को कहां पे काट रहा है, इस पॉइंट पे। सिंपल बात है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट।
कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब क्या हुआ, इनकम बढ़ने की वजह से बजट लाइन हमारी चेंज हो गई, यानी कि यहाँ से कहाँ पे आ गई है, ये वाली बजट लाइन आ गई, यानी कि पहले ये वाली बजट लाइन थी, इसको मैं बोल सकता हूँ बजट लाइन 1, और अब बजट लाइन क्या हो गई है, ये वाली हो गई बजट लाइन 2 पे आ गई है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम ये हमारा 1 था, अब बजट लाइन 2 पे आ गया, तो नया इक्विलिब्रियम कौन सा बन जाएगा, ये वाला कहाँ पे काट रहा है, इसी कर्व को, इस पॉइंट पे, तो ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम 2। आसान है, यानी कि इस पॉइंट से, यानी Q से लेके Q2 तक, इक्विलिब्रियम 2 तक जो भी चेंज हुआ, यानी कि इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जो भी चेंज हो रहा है, इसी चेंज को शो करता है कौन, इसको दिखाता है इनकम इफेक्ट। क्या होता है ये, इनकम इफेक्ट, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चेंज किसकी वजह से हुआ, बजट लाइन की वजह से, और बजट लाइन किसकी वजह से चेंज हुई है, इनकम में चेंज होने की वजह से, इसलिए ये जो डिफरेंस है ये क्या होता है, ये होता है इनकम इफेक्ट का डिफरेंस। सिंपल बात है, ये इनकम इफेक्ट दिखाता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से इतना इफेक्ट पड़ गया हमारे इक्विलिब्रियम पे। आगे चालू करते हैं। अब बजट लाइन ये वाली हो चुकी थी हमारी, लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस चेंज हो गए, एक्स के प्राइस मान लो बढ़ गए, तो बजट लाइन क्या हो गई, मतलब कि एक्स के प्राइस, मतलब एक्स गुड्स जो थी वो महंगी हो गई, तो बजट लाइन कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी बजट लाइन, तो बजट लाइन अब ये वाली हो गई। और अब इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, ये जो आईसी कर्व दिख रहा है, ये आईसी कर्व, वही वाला पुराने वाला आईसी कर्व, अब वो कहाँ पे काट रहा है, इस जगह पे काट रहा है, इस वाली बजट लाइन को। इस वजह से, यानी कि ये तो अब किस में चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज हुआ है, यानी कि ये जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, प्राइस में, यहां से चेंज हुआ है प्राइस में इतना, समझ रहे हो, यहां से चेंज हुआ है प्राइस में इतना, यानी कि यहां तक का चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, Q2 तक का, यानी कि इसको बोलता हूं भाई Q1, Q2 रहने दो, Q2 ठीक है, ये Q1 था, तो भाई यहां से चेंज हुआ है कहां तक, Q3 तक, यानी कि इक्विलिब्रियम 3 बोल देता हूं मैं से, तो इक्विलिब्रियम 2 से इक्विलिब्रियम 3 पे आ गए हम, यानी कि क्वांटिटी 2 से किस पे आ चुके हैं, क्वांटिटी 3 पे आ चुके हैं, और ये जो चेंज हुआ है इसको बोलते हैं भाई प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, ये जो चेंज हुआ है पूरा, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब लास्ट टॉपिक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकलता है, प्राइस इफेक्ट में से इनकम इफेक्ट माइनस करके। तो देखिए प्राइस इफेक्ट कितना है, ये इतना है, कहां से कहां तक, इक्विलिब्रियम 3 से इक्विलिब्रियम 2 तक, ये प्राइस इफेक्ट था आपका पूरा पूरा, जिसमें से इनकम इफेक्ट कितना है, इनकम इफेक्ट कितना है, Q मतलब इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 तक है, तो बाकी बचा हुआ ये जो एरिया दिख रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, देखो पहले इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन सा, ये वाला, और इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान था। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट, यानी कि जिसके अंदर बात होती थी क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। आसान है। अच्छा थोड़ा सा टॉपिक बता दूं, आईसीसी क्या होता है और पीसीसी क्या होता है। इसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, इसको बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व में और प्राइस कंजम्पशन कर्व में डिफरेंस क्या है, अगर इनकम की वजह से बजट लाइन चेंज हो रही है और जब ये दोनों पॉइंट मिलके जब एक कर्व बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। आसान है। और ये जो लाइन मिलके टच हो रही है दोनों के दोनों, ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से, तो ये जो लाइन बनेगी अब ये बनेगी पीसीसी कर्व। आसान है, सॉरी पीपीसी नहीं, पीसीसी कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व। अगर इसमें बनाना हो इनकम कंजम्पशन कर्व को तो मैं कहां पे बनाऊंगा, पहले बजट लाइन ये थी, अब बजट लाइन ये वाली हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम यहां से उधर पहुंच चुका है, तो अब जो लाइन बनेगी फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन दिख रही है, हाँ जी, इसको बोलेंगे आईसीसी कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व। आसान है। अच्छा, प्राइस की वजह से जो बजट लाइन चेंज हुई है वही वाली है, मतलब वहां से यहाँ पे आ गई है, यानी कि ये वाली जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि पीसीसी कर्व। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यानी प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है बजट लाइन के अंदर तो पीसीसी कर्व बनेगा, अगर इनकम की वजह से चेंज हो रहा है बजट लाइन के अंदर तो आईसीसी कर्व बनता है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था और ये पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का पक्का आता है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरे पार्ट 1 खत्म हो चुका है। जल्दी से अपलोड करना चालू करेंगे पार्ट 2 भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी आपकी इच्छा है। टाटा बाय बाय। वेट, एक चीज रह गई भाई थोड़ी सी, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब बाय बाय।